एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस था, जिसके जीनियसनेस की कोई भी सीमा नहीं थी दोस्तों। वह इंसान हमारी सोच से परे सोचता था और समझने की शक्ति भी रखता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन मास्टर ऑफ फिजिक्स थे, जिन्होंने दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दोस्तों E=mc² और दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक के लॉस को बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया था। और दोस्तों इसी की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच को देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है, जो कि दोस्तों हम आम इंसानों से काफी ज्यादा अलग है। दोस्तों इस बात का खुद आइंस्टाइन को अंदाजा था और दोस्तों इसी वजह से वह नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनके बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि दोस्तों उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि इनके बॉडी को मरने के बाद जला दिया जाए। लेकिन फिर दोस्तों वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का देहांत हुआ तो दोस्तों ऑटोप्सी के लिए यानी कि मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि दोस्तों उसको यह जानने की क्यूरियोसिटी थी कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा है क्या जिसके कारण वो इतना ज्यादा जीनियस है। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर का नाम था थॉमस हार्वी, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद दोस्तों जब प्रिंसटन हॉस्पिटल डॉक्टर्स को हार्वी के इस हरकत के बारे में पता चला तो दोस्तों उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ गया। लेकिन दोस्तों डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके यह परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वह उसके पिता के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे हुए राजों पर पर्दा उठाएंगे और दोस्तों उन छुपे हुए राजों से पर्दा उठाकर सब कुछ दुनिया के सामने लाएंगे। इस दिन के बाद शुरू हुआ दोस्तों इस ब्रेन का एक लंबा सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो कि दोस्तों सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। यह सिर्फ उनका ख्याल था कि वह इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी दोस्तों कि डॉक्टर हार्वी को प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से हाथ धोना पड़ गया था और दोस्तों अपने पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी वो खो बैठे थे। आइंस्टाइन का ब्रेन जो डॉक्टर हार्वी पहले से ही प्रिजर्व कर चुके थे, वह इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया गए, जहां दोस्तों उन्होंने ब्रेन की कई सारी फोटोज ली और फिर दोस्तों उनके ब्रेन को 240 छोटे छोटे पीसेस में काटकर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके रख दिया और उसे ले जाकर अपने बेसमेंट में छुपा दिया। दोस्तों इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपने बीवी के साथ बहुत बार झगड़ा भी होता था, क्योंकि दोस्तों उनकी बीवी अक्सर ये धमकी देती थी कि वह इस ब्रेन को कहीं उठाकर फेंक देगी। दोस्तों एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी के बीच डाइवोर्स हो गया। डॉक्टर हार्वी ब्रेन को लेकर कैंसस के शहर विचिटा चले गए, जहां वह एक बायोलॉजिकल टेस्ट लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे। और दोस्तों यहाँ पर वो अपने फ्री टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन के ऊपर खूब स्टडी करने की कोशिश करते थे और रिसर्च भी किया करते थे। और दोस्तों कई बार वह कई सारे जॉब छोड़कर इस ब्रेन को लेकर कई सारे शहर में घूमने लगे। कई साल गुजर चुके थे लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन में कुछ खास रिसर्च नहीं कर सके थे। उल्टा दोस्तों उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया और दोस्तों नौबत इतनी खराब हो गई कि उनको एक प्लास्टिक कंपनी में जॉब करनी पड़ गई। तभी दोस्तों उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वह उनके ब्रेन के जो अलग अलग हिस्से थे दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे रिसर्च करने के लिए। और दोस्तों उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों बाद यानी कि दोस्तों 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन में एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद दोस्तों इसके 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन में दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई सारे स्टडी पब्लिश की और दोस्तों उन सभी ने बताया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान से काफी ज्यादा अलग है। सबसे बड़ा डिफरेंस दोस्तों ब्रेन के कॉर्पस कोलोसम हिस्से में पाया गया। दोस्तों इंसान जो भी काम करता है वह ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और दोस्तों फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्सों को सिग्नल देता है और दोस्तों फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल देता है। दोस्तों लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि दोस्तों राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग यानी कि लिखने के दौरान काम करता है, जबकि दोस्तों राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, सेट्स को समझना, पहचानना
और दोस्तों आर्ट और म्यूजिकल स्किल की जिम्मेदारी होती है। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन सभी चीजों में कॉर्पस कोलोसम का क्या काम है। मान लो दोस्तों कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर दोस्तों आप मोबाइल फोन पर टाइपिंग कर रहे हैं। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट्स को हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो दोस्तों कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो दोस्तों आपने फौरन अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके उस मिस्टेक को इरेज कर दिया। इसका मतलब है दोस्तों जब हमारे राइट ब्रेन से जो मिस्टेक हुई तो दोस्तों उसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर वह पर्टिकुलर मिस्टेक ठीक कराई। ब्रेन के जो दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के कम्युनिकेट करते हैं उसको दोस्तों कहते हैं कॉर्पस कोलोसम। और दोस्तों आइंस्टाइन का कॉर्पस कोलोसम आम इंसान के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी कि दोस्तों उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन में आपस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। इसी की वजह से दोस्तों आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कोलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन का ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी ज्यादा अलग था। और दोस्तों रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन फ्लो काफी ज्यादा बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पावर काफी ज्यादा है। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को बगैर पेपर और पेन के अपने दिमाग की मदद से सॉल्व कर देते थे। न्यूरॉन्स ज्यादा होने की एक और वजह रिसर्च पेपर में बताई गई थी। तो दोस्तों जब आइंस्टाइन का ब्रेन का वजन किया गया तो दोस्तों उसके ब्रेन का वजन था 1230 ग्राम, जबकि दोस्तों आम इंसानों का ब्रेन का वजन होता है 1400 ग्राम। दोस्तों रिसर्चर्स का मानना है कि उनके ब्रेन की लाइनिंग काफी ज्यादा पतली थी, जिसकी वजह से दोस्तों इनके अंदर ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या दोस्तों आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या फिर दोस्तों इनके पैदा होने के बाद इनके ब्रेन में चेंजेस आए। जांच के बाद ये पता चला कि आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो दोस्तों वह पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दोस्तों दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब दोस्तों उन्होंने बोलना शुरू किया तो वह ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि दोस्तों अपनी सोचों के अंदर खोए रहते थे। उनके पास दोस्तों चीजों को मेमोराइज करने की पावर काफी ज्यादा कम थी, यहाँ तक कि दोस्तों उनको सिंपल मैथ्स का टेबल भी याद नहीं रहता था। वह दोस्तों मैथ्स और नंबर्स को लॉजिकल तरीकों से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि दोस्तों उनको रट्टा लगाकर याद करने के। दोस्तों आइंस्टाइन अपने स्कूल के बाकी सभी सब्जेक्टों में फेल हो जाते थे, लेकिन दोस्तों मैथ्स और साइंस 2 ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें आइंस्टाइन के नंबर बहुत ज्यादा आया करते थे। जब दोस्तों आइंस्टाइन 12 साल के थे तब दोस्तों उनकी एक टीचर अपनी ज्योमेट्री बुक इनके पास भूल गए थे। कमाल की बात यह थी दोस्तों आइंस्टाइन ने मात्र एक ही दिनों में उस बुक के सारे सवालों हल करके रख दी थी। और इतना ही नहीं दोस्तों मात्र 14 साल की उम्र में वह इंटीग्रल और दोस्तों डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। दोस्तों मैथ्स और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि दोस्तों जब भी वह क्लासरूम के अंदर कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो दोस्तों उनके प्रोफेसर घबराने लगते थे, क्योंकि दोस्तों आइंस्टाइन के सवाल अक्सर टीचर के सर के ऊपर से गुजर जाते थे। दोस्तों वह इस छोटी सी उम्र में इस पूरे यूनिवर्स के लॉस को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करके रखना चाहते थे, और दोस्तों यही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। 26 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला था दोस्तों। और दोस्तों इसी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए आला किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। दोस्तों इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लें, आज भी दोस्तों आइंस्टाइन की उन थीसिस के बिना साइंस अधूरी है। कई साइंटिस्ट और डॉक्टर ने यह नतीजा निकाला कि दोस्तों आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी दोस्तों कि जब उनको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो दोस्तों वह खुद अपने दिमाग की मदद से जवाब को तलाश करने की कोशिश करते थे। छोटी सी उम्र में ऐसा करने से उनका ब्रेन बहुत ही ज्यादा डेवलप होता चला गया। आज भी दोस्तों आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के एक म्यूजियम द मटर म्यूजियम में अवेलेबल है, जिसको बड़ी ही हिफाजत से दोस्तों प्रिजर्व करके रखा गया है।